धम्म संहिता यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट दिलीप काकड़े हमारे प्रबोधनात्मक धम्म संहिता यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। धम्म संहिता चैनल पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में दो शब्द। धम्म संहिता यूट्यूब चैनल पर हम द बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, द बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ, भारतीय संविधान, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अभिप्रेत रिपब्लिक, इन विषयों पर अभी तक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इस चैनल पर आज तक के सभी कार्यक्रम मराठी में पेश किए गए हैं, लेकिन बोध गया महाबोधि महाविहार आंदोलन की व्यापकता को देखकर इस विषय के जितने भी वीडियो बनेंगे उन सभी को हमने हिंदी में पेश करने का निर्णय लिया है। दर्शक इसे पसंद करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं। हमारी उपलब्धि। धम्म संहिता चैनल के संपादक एडवोकेट दिलीप काकड़े जी ने द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, द बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, द बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट, इन विषयों पर अपना जीवन समर्पित किया है। वो एक लेखक, प्राध्यापक, वक्ता, वकील के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कुल 53 बुक लिखी है। एडवोकेट दिलीप काकड़े लिखित द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ मसौदा विधेयक महाराष्ट्र शासन को 2015 में पेश किया था। उसको स्वीकार कर कानून के रूप में अंतिम बनाने के लिए शासन द्वारा समिति स्थापित की गई थी। समिति ने कानून का प्रारूप बनाकर सरकार को पेश किया है। इसके बाद 2022 में प्राध्यापक एडवोकेट दिलीप काकड़े जी ने जो लिखित बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट का प्रस्तावित विधेयक महाराष्ट्र शासन को पेश किया है, उसको कानून का प्रारूप बनाने के लिए सरकार द्वारा समिति बनाने की कोशिश चल रही है। द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्शन कमिटी ऑफ इंडिया और द धम्म संहिता एक्शन कमिटी ऑफ इंडिया, इन दो संस्था के माध्यम से इन विषयों पर काम महाराष्ट्र में हो रहा है। आज का विषय बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के दूसरे भाग का विषय है अनागरिक धम्मपाल का संघर्ष। इस विषय का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि सर एडविन अर्नोल्ड की प्रेरणा से 1891 में श्रीलंका के बौद्ध विद्वान अनागरिक धम्मपाल भारत आए। उन्होंने बोध गया महाबोधि महाविहार की अवस्था को देखकर उसको महंत के कब्जे से मुक्त करने का संकल्प किया। इस कार्य के लिए उन्होंने महाबोधि सोसाइटी का निर्माण किया। उन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए 1891 से 1933 तक जो संघर्ष किया है, उसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से धम्म संहिता चैनल के दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे स्पष्टीकरण के मुद्दे ऐसे हैं: 1. अनागरिक धम्मपाल का बोध गया आगमन। 2. महाविहार मुक्ति संकल्प। 3. महाविहार महंत की निजी संपत्ति। 4. महाबोधि सोसाइटी द्वारा जो कार्य हुआ। 5. महंत द्वारा गुंडागर्दी। 6. अंग्रेज सरकार का षड्यंत्र। 7. विदेशी महिला द्वारा आर्थिक सहाय्य। 8. महात्मा गांधी का आश्वासन। 9. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमिका। और 10. इस आंदोलन का फल। स्पष्टीकरण का पहला मुद्दा अनागरिक धम्मपाल का बोध गया आगमन, और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि सन 1891 में सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका से विख्यात बौद्ध विद्वान और बौद्ध धर्म प्रचारक अनागरिक धम्मपाल भारत के बौद्ध तीर्थों की यात्रा करने भारत आए थे। ईस्वी सन 1885 के समय लाइट ऑफ एशिया के लेखक सर एडविन अर्नोल्ड ने संपादक के रूप में
टेलीग्राफ जैसे एशिया टेलीग्राफ जैसे प्रतिष्ठित वर्तमान पत्र में बहुत लेख लिखकर बौद्ध गया की दुर्दशा का वर्णन किया था। इस लेख को पढ़कर अनागरिक धम्मपाल का हृदय हिल गया था। सर एडविन आर्नल्ड की ही प्रेरणा लेकर श्रीलंका के डेविड हेववितर ने सन 1891 में बोध गया गए थे। स्पष्टीकरण का दूसरा मुद्दा महाविहार मुक्ति का संकल्प और प्राथमिक कार्य है और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अनागरिक धम्मपाल भारत में आने के बाद उनको यहाँ के बौद्ध तीर्थों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ था। उन्होंने बोध गया के महाबोधि महाविहार पर एक शैव मंत्र का अधिकार देखा तो उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। धम्मपाल जी ने उसी समय हिंदू शैव मंत्र के अधिकार से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का संकल्प कर लिया। अनागरिक धर्मपाल जी ने महाबोधि महाविहार पर बौद्धों के अधिकार के लिए संघर्ष उसी समय आरंभ कर दिया। धम्मपाल जी के प्राथमिक प्रयास से महाबोधि महाविहार के विश्रामागार के 2 कमरों पर महाबोधि सोसाइटी को अधिकार सरकार ने दिया। साथ ही एक बौद्ध पुजारी रखने का इंतजाम भी कर दिया। इसी समय धम्मपाल जी ने सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका से ऐतिहासिक बोधि वृक्ष की शाखा लाकर वज्रासन के निकट लगा दी, जो आज बोध गया का प्रसिद्ध बोधि वृक्ष है। स्पष्टीकरण का तीसरा मुद्दा महाविहार मंत्र की निजी संपत्ति और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि बुद्ध मूर्ति के बिखरे हुए अवशेष शैववंत मठ के दरवाजे के दोनों तरफ वज्रासन में बैठी हुई बुद्ध मूर्ति और परिसर में बयान शांति देखकर अनागरिक धम्मपाल गया जिला के कलेक्टर मिस्टर गियरसन को मिले। महाबोधि महाविहार सरकार की जगह पर है, इसलिए वो बौद्ध समाज के कब्जे में देना चाहिए, ऐसी मांग अनागरिक धम्मपाल ने कलेक्टर को की। लेकिन जिलाधिकारी ने बताया कि वह जगह शैव मंत्र की निजी संपत्ति है। मंत्र के कब्जे से बुद्ध गया विहार वापस बौद्धों के कब्जे में लेने के लिए अनागरिक धम्मपाल ने उसी समय जंग छेड़ दी। उसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। स्पष्टीकरण का चौथा मुद्दा महाबोधि सोसाइटी द्वारा कार्य है और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि धम्मपाल जमीन खरीदने के उद्देश्य से फिर कलकत्ता चले गए। वहां से वो निधि जमा करने के लिए म्यांमार चले गए। 31 में 1891 में उन्होंने श्रीलंका जाकर एक सभा ली और वहां उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था के सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, बर्मा, अराकान, जापान आदि देश के सदस्य बन गए। इन संस्था के माध्यम से उन्होंने बुद्ध गया में एक बौद्धों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयोजित की। इसका कारण यह था कि बुद्ध गया महाविहार दुनिया के सभी बौद्धों का सहायता लेने बिना मुक्त करना संभव नहीं है, इस बात का उन्हें यकीन हो गया था और उन्होंने शैवपंथी महंत से जगह खरीदने का प्रस्ताव भी उसी टाइम रख दिया। लेकिन महंत ने जगह बेचने से इनकार कर दिया। पूरी जगह बेचने के बजाय महंत छोटी सी जगह बेचने के लिए तैयार हो गया था। स्पष्टीकरण का पांचवा मुद्दा महंत द्वारा गुंडागर्दी और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। कुछ समय पश्चात बूढ़े महंत की मृत्यु हो गई थी। उनके स्थान पर नया महंत गादी पर बैठा था। उसका नाम हरिहरनाथ गिरी था। उस समय पटना में बौद्धों की एक बड़ी सभा हुई जिसमें बुद्ध गया के महाबोधि विहार पर बौद्धों को पूर्ण अधिकार की बात कह गई। सन 1893 में धर्मपाल जी जापान की यात्रा में गए थे। उसी समय जापान के लोगों ने उनको महाबोधि महाविहार के लिए 700 साल पुरानी बुद्ध मूर्ति भेंट दी थी। उस मूर्ति को वो बोध गया लेके आए थे, जिसे बुद्ध गया महाबोधि महाविहार में स्थापित करना चाहते थे। बौद्धों की बुद्ध गया में भीड़ जमा होने लगी। बौद्धों ने विहार की सफाई करने हेतु एक वेतनभोगी व्यक्ति को रख लिया। इन सारी बातों से तथा बुद्ध विहार को अपने हाथों से यानी अधिकार से जाते देखकर युवा शैवमंत क्रोधित होकर लाठी के जोर पर मूर्ति स्थापित
नहीं होने दी। उसने अपने गुंडों के बल पर बौद्धों को कई प्रकार से कष्ट पहुंचाया। दोनों ओर से फौजदारी हुई और उससे महंत के आदमियों को अदालत से सजा हो गई। हाईकोर्ट से महंत द्वारा अपील करने पर उसके आदमियों की सजा रद्द कर दी गई, लेकिन बुद्ध विहार पर बौद्धों का ही अधिकार घोषित किया। महंत की हार हो गई। ये धर्मपाल जी अथवा बौद्ध जगत की यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। स्पष्टीकरण का छठा मुद्दा अंग्रेज सरकार का षड्यंत्र है। इसका स्पष्टीकरण इसी प्रकार है कि इसी समय जापान से ओकाकोरा नामक एक बौद्ध संयोग से भारत आए थे। उन्होंने बुद्ध गया में बुद्ध विहार के समीप जमीन खरीदकर वहां अपना आसन जमाया। वह इस जमीन पर जापानी विश्राम गृह बनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद और सविता देवी को बुद्ध गया बुलाया। वे यहां पर बौद्धों की एक संस्था बनाने का प्रयास भी कर रहे थे। इसकी भनक लगते ही अंग्रेजों ने तुरंत आज्ञा जारी कर सभी बौद्धों को बुद्ध गया से हटा दिया और बुद्ध विहार पर अधिकार निश्चित करने के लिए उस समय के भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने सुरेंद्रनाथ और हरप्रसाद शास्त्री की संयुक्त समिति बनाई। दोनों महानुभावों की राय भिन्न प्रकार की थी। हरप्रसाद शास्त्री ने मंदिर पर बौद्धों का अधिकार माना और सुरेंद्रनाथ ने महंत का। अंग्रेजों ने सुरेंद्रनाथ की राय मानी और बौद्धों को बुद्ध गया से बाहर निकाल दिया। इस समय का लाभ उठाकर महंत ने बौद्ध विहार पर कब्जे के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। इसी समय महाबोधि सोसाइटी के सदस्यों में दरार पड़ गई। सदस्य देशों ने सहायता से अपना हाथ खींच लिया। अब अनागरिक धर्मपाल अकेले पड़ गए, फिर भी वे मंदिर के लिए लड़ते रहे। स्पष्टीकरण का सातवां मुद्दा विदेशी महिला की आर्थिक मदद है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि अनागरिक धर्मपाल को एक विदेशी महिला मेरी फोस्टर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आर्थिक सहायता करती रही। दीवानी मुकदमे में अंग्रेज सरकार के प्रतिकूल रुख और महंत तथा हिंदुओं को खुश करने की भावना के कारण मंदिर पर महंत की डिक्री हो गई। मंदिर के विश्रामागार के 2 कमरों पर बौद्धों का अधिकार था, उनकी चाबियां उनसे छीन ली गई। इस प्रकार संपूर्ण महाविहार पर महंत का अधिकार हो गया। महंत का यह अधिकार स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात सन 1952 तक बना रहा। बुद्ध गया महाबोधि बुद्ध विहार के संघर्ष काल में ही अनागरिक धर्मपाल ने 1901 में ही महाबोधि धर्मशाला की नींव डाली थी, क्योंकि बर्मा के राजा मिंडूमन द्वारा बनाई गई धर्मशाला पर महंत का कब्जा हो गया था। धम्मपाल द्वारा धर्मशाला के निर्माण कार्य में महंत ने निरंतर विघ्न बाधाएं डालने का आरंभ कर दिया था। इन बाधाओं से परेशान होकर धम्मपाल जी ने जिला परिषद को शामिल कर उसका भी अधिकार मान लिया। आज भी धर्मशाला पर महाबोधि सोसाइटी और जिला परिषद का बराबर अधिकार कायम है। स्पष्टीकरण का 8वां मुद्दा महात्मा गांधी द्वारा आश्वासन है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि अनागरिक धम्मपाल के साथ बौद्धों का एक डेलीगेशन 1922 में कांग्रेस और महात्मा गांधी के पास गया था। उस समय गांधी जी ने कहा था, इसमें संदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि बुद्ध गया का महाबोधि मंदिर बौद्धों के ही हाथ में होना चाहिए। यदि हम इस मंदिर को उन्हें वापस दिलाने में जिनका उस पर न्याय अधिकार है, वह एक क्षण में हल हो सकता है। यदि भारत को स्वराज्य प्राप्त हो, इस काम को करने के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में एक खास वक्त आएगा जब इस काम को करना ही पड़ेगा। स्पष्टीकरण का 9वां मुद्दा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका का है और उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि अनागरिक धम्मपाल उस समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पास गए थे और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मैं समझता हूं कि न्याय और स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले सभी व्यक्तियों का यह परम कर्तव्य है कि वह इस ऐतिहासिक स्थान को उन लोगों को वापस दिलाने के प्रयत्न में वे सहायता करें जो आज भी बुद्ध धम्म के प्रवाह को अपने श्रद्धामय जीवन
के जीवन में जारी रखे हुए है। बुद्ध गया को एक विरोधी संप्रदाय के हाथ में उसे रहने देना असह्य और अन्याय है। स्पष्टीकरण का 10वां मुद्दा, आंदोलन का फल, और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1880 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के मार्गदर्शन में महाबोधि महाविहार का पुनर्जीवन किया। कुछ समय बाद श्रीलंकन बौद्ध भिक्खु भदंत अनागरिक धम्मपाल ने महाबोधि महाविहार के मुक्ति संघर्ष शुरू किया। इसके लिए उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने अपना पूरा जीवन महाबोधि महाविहार के मुक्ति संघर्ष के लिए समर्पित किया। उनको बहुत बार मारा पीटा गया। महाबोधि बुद्ध विहार के लिए बहुत मुकदमेबाजी हुई। उसमें धर्मपाल जी को नजरबंद करके कलकत्ता के जेल में भी रखा गया था, लेकिन उन्होंने अपना कानूनन संघर्ष किया। लेकिन उनकी मृत्यु 1933 में अपना मिशन पूरा न करते हुई। फिर भी उनके संघर्ष की वजह से ही 1949 का बीटी एक्ट मिला है। उस कानून के तहत 4 हिंदू और 4 बौद्ध ऐसे 8 सदस्य रहते हैं, और गया का कलेक्टर जो हिंदू होता है वो मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है। सारांश, बोध गया महाबोधि महाविहार मंत्र के कब्जे से मुक्त करने के लिए श्रीलंका के बौद्ध विद्वान और बौद्ध धम्म प्रचारक अनागरिक धम्मपाल ने अपना जीवन समर्पित किया है। उनको बहुत दुख और कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक कानूनी संघर्ष किया। आज का बुद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 उन्हीं की आंदोलन की देन है। आपने बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में अनागरिक धम्मपाल का संघर्ष की जानकारी देखी और सुनी। उसके लिए सभी दर्शकों का हृदय से मैं आभार मानता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को सहकार्य करने के लिए सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।